नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई V equals to 100 sin 314 t वोल्ट, व्हाट विल बी द RMS वैल्यू। दोस्तों ये AC वोल्टेज दिया हुआ है और आप लोगों से RMS वैल्यू पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये पता हो गया होगा, अगर इसको हम कंपेयर करें V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें तो VM की वैल्यू जो मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वोल्टेज VM इक्वल्स टू हो जाएगा 100 और ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 314। ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारा AC वोल्टेज का। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा RMS सिग्नल के लिए RMS वैल्यू निकालने के लिए चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, AC करंट या AC वोल्टेज का जो RMS वैल्यू होता है वो बेसिकली मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ से दोस्तों मैक्सिमम वोल्टेज क्या है 100 डिवाइडेड बाई 2 √2 आप कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 70.7 वोल्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउ मेनी मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन व्हेन एग्जीक्यूटेड विथ STA 2065। कितने मशीन साइकिल्स लगेंगे। दोस्तों ये बहुत ही क्लियरली मैंने आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर के चैप्टर में बताया था और मैंने ये भी बताया था ये सारे इंस्ट्रक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं भूल पाएंगे। अगर आपने लेक्चर को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ भी गए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप ऊपर का आई बटन दबा के सारे लेक्चर्स को माइक्रो प्रोसेसर का देख सकते हैं उसमें। तो दोस्तों अगर बात करें STA 2065 का तो इसका मीनिंग ये होता है स्टोर द कंटेंट प्रेजेंट ऑन दिस एड्रेस, प्रेजेंट ऑन दिस 16 बिट एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर। इस 16 बिट एड्रेस पे जो कंटेंट प्रेजेंट है उसको एक्यूमुलेटर में क्या करना है, स्टोर करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा सबसे पहले इसके लिए फिच मशीन साइकिल चलेगी, फिर हमको एड्रेस पता करना होगा कि एड्रेस क्या हो। तो एड्रेस को रीड करने के लिए एक रीड मशीन साइकिल चलेगी जिससे 20 पता चलेगा, फिर अगला रीड मशीन साइकिल चलेगा जिससे 65 पता चलेगा। तो ये टोटल अभी तक एड्रेस हम लोगों को पता चला। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इस एड्रेस पे कौन सा कंटेंट प्रेजेंट है उसको रीड करेंगे, उसके लिए अगला रीड मशीन साइकिल चलेगा। अब दोस्तों ये कंटेंट जो है माइक्रो प्रोसेसर के डेटा बस पे आ गया है, जो कंटेंट है वो माइक्रो प्रोसेसर के डेटा बस पे आ गया है। अब उसको किस में, एक्यूमुलेटर में राइट करना है, मींस विद इन द माइक्रो प्रोसेसर का काम है ये। तो विद इन द माइक्रो प्रोसेसर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके लिए कोई अलग से मशीन साइकिल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकेंगे टोटल 4 मशीन साइकिल्स की जरूरत होगी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप मेरे माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर्स को देखेंगे, सब कुछ बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा और आप कोई भी इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से दे सकेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर इज यूज्ड टू डिमॉड्यूलेशन अ PAM सिग्नल। PAM सिग्नल मींस दोस्तों पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसके डिमॉड्यूलेशन के लिए दोस्तों लो पास फिल्टर का यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ये एक रेफरेंस क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लो पास फिल्टर इज यूज फॉर डिमॉड्यूलेशन ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको पता है, मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को डिजिटल में बताया था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा प्रेजेंट स्टोर्ड बाय अ लैच। दोस्तों जैसा कि लैच और फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोरिंग डिवाइस होता है कि अगर हमको एक रजिस्टर बनाना होता है 8 बिट का, जैसे सपोज करें 8 बिट का हमें रजिस्टर बनाना हो तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी, 8 फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत पड़ती है।
दोस्तों जो बेसिक डिफरेंस होता है फ्लिप फ्लॉप और लैच के बीच में, दोस्तों फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सर्किटरी लगी होती है और लैच में कोई भी क्लॉक सर्किटरी नहीं लगा होता है। ये बेसिक डिफरेंट होता है फ्लिप फ्लॉप और लैच के बीच में। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर्ड भी हो सकता है, लेवल और एज ट्रिगर्ड दोनों होते हैं, और लैच दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं फ्लिप फ्लॉप और लैच के बीच में, और आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप और लैच दोनों एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंटेशन से, द स्केल ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज यूनिफॉर्म बिकॉज। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है दोस्तों, पीएमएमसी का जो स्केल होता है दोस्तों वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म इसलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्टली जो उसका डिफ्लेक्शन टार्क होता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाई इनपुट करंट के, इसलिए दोस्तों इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें उधर मूविंग आयरन टाइप का, तो उन सब केस में जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि जो करंट होता है वो स्क्वायर ऑफ जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो स्क्वायर ऑफ अप्लाइड करंट पे डिपेंड करता है, समथिंग कुछ लाइक दिस। इसके लिए तो जिसका आंसर हो जाएगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट्स व्हाई द स्केल ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज यूनिफॉर्म। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द ओपेम्प कंपरेटर सर्किट यूजेज। जब भी हम ओपेम्प को दोस्तों कंपरेटर सर्किट की तरह यूज करते हैं तो आपको पता होगा उसमें कोई भी फीडबैक नहीं लगाते, उस केस में दोस्तों हमारा जो ओपेम्प होता है वो एज अ कंपरेटर सर्किट की तरह बिहेव करता है। और आपको ये भी पता होगा जब हम उसको एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं, जब हम उसको ओपेम्प को एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं। और दोस्तों जब पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं तो उसका हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ करके उसको हम ऑसिलेटर की तरह बना सकते हैं ओपेम्प का। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखने की ज़रूरत है, जब हम ओपेम्प को कंपैरेटर सर्किट बनाना चाहेंगे तो उसके लिए कोई फीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये नो फीडबैक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, अ ट्राई एसी बिहेव्स लाइक। ट्राई एसी किस तरह बिहेव करता है? दोस्तों आपने ट्रैक का सिग्नल देखा होगा, ट्रैक का सिंबल देखा होगा, सॉरी वो कुछ आपको पता होगा एससीआर का सिंबल क्या होता है। इधर ये एससीआर का सिंगल एनोड एंड कैथोड, और यहाँ पे एक गेट टर्मिनल होता है, एनोड कैथोड एंड एक गेट टर्मिनल लगा होता है एससीआर के केस में। तो ये होता है एससीआर का सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का ये सिंबल होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ट्राई एसी का सिंबल दोस्तों देखें तो ट्राई एसी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है कि दो एससीआर जो होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। दो एससीआर जो इनवर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं दो एससीआर। तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? ट्राई एसी। इसमें भी दो गेट टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ट्राई एसी बोला जाता है, क्योंकि एससीआर का जो एक डिसएडवांटेज था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा था, लाइक फॉरवर्ड बायस में ही काम कर रहा था। लेकिन अगर ट्राई एसी की बात करें तो दोस्तों ये जिसे ट्रैक भी बोलते हैं, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों बायस में सेम कैरेक्टरिस्टिक देता था। जैसा कि आपने देखा होगा एससीआर के केस में जो एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक थी वो कुछ इस टाइप की बनती थी एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर ट्राई एसी की बात करें तो दोस्तों ट्राई एसी का कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप का बनता है। तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस दोनों में वर्क करता है। तो ये क्या होता है? इनवर्स पैरेलल कनेक्टेड एससीआर विद अ कॉमन गेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच डिवाइस इज यूज फॉर डायग्नोसिस पर्पस फॉर द रिकॉर्डिंग के डायग्नोसिस के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो अप्लाइड वोल्टेज से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 अप्लाइड वोल्टेज के। मीन्स आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? घटती है, या फिर वोल्टेज की वैल्यू घटाते हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है। कुछ ऐसा ही रिलेशन होता है। मे बी मैं इस पर श्योर नहीं हूँ कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन क्या होता है कि वोल्टेज को चेंज करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी चेंज होना मीन्स उसको एक रेंज से दूसरे रेंज में ले जाना, लाइक उस फ्रीक्वेंसी के
अगर जैसे कोई रिकॉर्डिंग है उसमें ऑडियो सिग्नल है तो उसका दोस्तों उसकी कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, कभी फ्रीक्वेंसी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी। तो इस सिग्नल को कैसे कन्वर्ट किया जाए वोल्टेज में, तो उस पर्पज़ के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। किस पर्पज़ के लिए? डायग्नोसिस पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग के डायग्नोसिस के लिए हम लोग वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर इस पूरे ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस डायग्नोसिस पर्पस के लिए, तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ B इज द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन अ नेटवर्क कंटेनिंग सोर्स एंड रेजिस्टेंस एंड N इज द नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द नेटवर्क, देन द नंबर ऑफ इक्वेशन टू बी सॉल्व यूजिंग नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के केस में दोस्तों अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स पता है तो जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाते हैं वो n-1 इक्वेशन हो जाते हैं। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लेकिन अगर दोस्तों मेश एनालिसिस से उसको पता करना है, मेश एनालिसिस मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ से पता करना है, ये किरचॉफ करंट लॉ से था, KCL के थ्रू था। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा KCL और KVL के बारे में। दोस्तों KCL जो होता है किरचॉफ करंट लॉ और KVL क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के बीच में जो इक्वेशंस बनते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स पता है तो n-1 नंबर ऑफ इक्वेशंस बनते हैं। और KVL की बात करें दोस्तों B-n+1 नंबर ऑफ नोड्स बनते हैं KVL के केस में। सॉरी, अगर आपको KVL के केस में नंबर ऑफ ब्रांचेज और नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए हैं तो टोटल इतने इक्वेशंस बनते हैं, B-n+1 इक्वेशंस बनते हैं KVL के केस में। अब दोस्तों अगर बात करें KCL की बात करें दोस्तों, तो KCL क्या होता है आपको पता है? सम ऑफ ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट प्रेजेंट एट अ नोड इज नोन एज KCL। वो आपको पता होगा, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो KCL होता है दोस्तों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिपेंड करता है KCL अगर पूछा जाए KCL किस पे डिपेंड करता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और अगर KVL की बात करें दोस्तों तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये बेसिक डिफरेंस है KCL और KVL के बीच में, और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि KCL किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और KVL लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्टर एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्टर। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था और शॉर्ट ट्रिक दिया था इसका कि अगर डेल्टा के केस में सभी की वैल्यू, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं स्टार में, दोस्तों आप थोड़ा सा अगर इसको एज्यूम करें तो यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, आप इस डेल्टा को तोड़ रहे हैं 3 पार्ट में। कितने पार्ट में दोस्तों? 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो अगर डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है मीन्स इस रेजिस्टेंस को भी आप कितने पार्ट में तोड़ दो? 3 पार्ट में तोड़ दो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है स्टार की, ठीक है। अब दोस्तों अगर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने का पूछा जाए मीन्स इस स्टार को आप जोड़ रहे हो, इस स्टार के तीनों भुजाओं को आप जोड़ रहे हो, तब यहाँ पे डेल्टा बना रहे हो। मीन्स अगर इसका सभी रेजिस्टेंस इक्वल हो, 2 हो, तो आप अगर इस स्टार से इस डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, इस आर्म्स को आप जोड़ रहे हैं कुछ इस टाइप से। थोड़ा सा एज्यूम करिएगा बस, इसको ये याद करने का तरीका है, समझने का तरीका है। अब एकदम आप उसमें घुसेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो बस इतना आप समझिए। मे बी लैंग्वेज थोड़ा हो गया ऐसा, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आप। तो अगर ये 2 है, सभी आर्म्स की रेजिस्टेंस सेम है, आप इन्हें अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, वो क्या करेंगे, सिंपली आप सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6 6 6। ऐसे सिंपली आप इसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसका एग्जांपल ले, जस्ट अगर ये डेल्टा है और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 999, तो ठीक है। तो इस केस में स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी सभी रेजिस्टेंस की? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर डेल्टा के केस में सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 999 है तो स्टार के केस में सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? प्लीज़ अगर आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट तो इसका आप आंसर हमें जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नो डाउट आंसर भी दिख रहा है, आप इसका आंसर दे सकेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन सर्किट। ये गिवन सर्किट क्या है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑसिलेटर सर्किट के केस में टोटल 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए, राइट।
टोटल 0 डिग्री या 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए ऑसिलेटर के केस में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, राइट। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, मीन्स यहाँ पे आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दे देगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें एक्स्ट्रा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए ताकि जो टोटल फेज शिफ्ट हो जाए वो 360 डिग्री हो जाए। तो ये दोस्तों एक्स्ट्रा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट पाने के लिए हम लोग ये आरसी एलिमेंट का यूज करते हैं। आरसी एलिमेंट का यूज करते हैं एक्स्ट्रा 180 डिग्री फेज शिफ्ट पाने के लिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 180 डिग्री फेज शिफ्ट पा लेते हैं, जिसके कारण हमारा टोटल फेज शिफ्ट कितना हो जाता है 360 डिग्री, और ये एज ए ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। दोस्तों आइडियली अगर केस देखा जाए तो एक आरसी एलिमेंट 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है आइडल केस में, लेकिन यहाँ पे आइडल नहीं चल पाएगा, आपको पता है। तो इसको कुछ इस फॉर्म में अरेंज करते हैं कि एक आरसी एलिमेंट 60 डिग्री का फेज शिफ्ट दे, जिसके कारण यहाँ पे 3 आरसी एलिमेंट कनेक्ट किए जाते हैं। तो टोटल 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और ये समझ में आया होगा, जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे 3 आरसी एलिमेंट लगाने का। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। दोस्तों मैंने कितना क्लियरली ये चीज़ें आपको बताया है माइक्रो प्रोसेसर के क्लास में, अब बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चन का आंसर देख सकेंगे। अगर दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन की, तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, जंप हो गया दोस्तों 1 बाइट का, ये सिर्फ JMP हो गया 1 बाइट का, ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। 2 बाइट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये 1 बाइट का हो गया, ये 1 बाइट का हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 2 बाइट का हो गया। तो ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। अब दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये MVIA ये 1 बाइट हो गया, और ये 32H ये 1 बाइट हो गया। तो ये कितने बाइट का हो गया दोस्तों, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। सेम यहाँ पे देखेंगे, ये भी कितने बाइट का हो जाएगा, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ना ही कोई एड्रेस प्रेजेंट है, ना ही कोई डेटा प्रेजेंट है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आप अगर मेरे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी तरीके से दे सकेंगे, अगर आपने मेरे माइक्रो प्रोसेसर का लेक्चर देखा होगा तो। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा कर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।